सबसे पहला सवाल, हमें एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ना है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है। ये सारी बातें आपको कैसे पता चली कि एक एटम जो है वो एक तरबूज की तरह होता है। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल के दो ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक तुम्हें याद नहीं करने हैं, तुम खुद बताओगे क्या। तुम जो हो ना, इस रदरफोर्ड और थॉमसन और बोर मॉडल से भी एडवांस हो। वो दूसरा सवाल ये बनता है कि हम यहाँ पे ओनली गोल्ड फॉइल ही क्यों लेते हैं। अब तीसरा सवाल ये कि यहाँ पे लेड प्लेट क्या काम करती है। पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो भैया सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स वापस जाने चाहिए थे। हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर लेकर आया हूँ 6। और आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहला सवाल, हमें एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ना है। भाई अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा। अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा कि भैया एक एटम होता है और एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है। ये सारी बातें आपको कैसे पता चली। ये सारी बातें आपको कैसे पता चली। ये सारी बातें आपको पता चली इन एटॉमिक मॉडल से। तो ये एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताएंगे। ये एटॉमिक मॉडल आपको बताएंगे कि एक एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ पे है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूट्रॉन कहाँ पे, ये सारे चीजें कौन बताएगा। ये हमें एटॉमिक मॉडल्स बताएंगे। ठीक है, हम टोटल 3 एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और तीसरा पढ़ेंगे बोर मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम रेजिन मॉडल भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल। और इसी को हम बोलते हैं वाटर मेलॉन मॉडल। ये तीनों के तीनों नाम एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि भैया ये है एटम। ठीक है, ये है एटम। तो उन्होंने ये बोला कि एक एटम जो है वो एक तरबूज की तरह होता है। वो कैसे भाई, तरबूज के अंदर 2 चीजें होती है, एक रेड पार्ट और दूसरा होता है उसके अंदर सीड्स। तो उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से एक तरबूज के अंदर रेड पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी तरीके से एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज कैसा रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि ये जो है, मैं इसको रेड से दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये रेड पार्ट, ये क्या है, रेड पार्ट। ये जो रेड पार्ट है ये क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज। और कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थॉमसन ने क्या बोला कि एक तरबूज के अंदर जिस तरीके से रेड वाला पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसी तरीके से एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। दूसरा उन्होंने ये बोला
कि उस वाटरमेलन के अंदर जिस तरीके से जो सीड होते हैं वो जिस तरीके से उस रेड पार्ट के अंदर धसे रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी इस पॉजिटिव चार्ज यानी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके बीच बीच में क्या है, ऐसे धसे हुए हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। बस यही है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब ये तरबूज की तरह है इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? आपने केक देखा होगा, ये केक देखा होगा आपने कुछ इस तरीके से, तो उसमें क्या है कि ये पूरा केक है जिसमें पूरा जो केक है, जो ब्रेड है, वो पूरी तरीके से क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा उसके अंदर जो चॉकलेट्स होते हैं छोटे छोटे, जो वो इनके बीच बीच में क्या है, धसे हुए हैं। इसलिए इस थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और रेजिन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का केक ही होता है। ठीक है, ये है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल के दो ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक तुम्हें याद नहीं करने हैं, तुम खुद बताओगे कैसे। भाई आज के टाइम में तुम एटॉमिक मॉडल क्या जानते हो? आज के टाइम में तुम एटम के बारे में क्या जानते हो? तुम जो हो ना, इस रदरफोर्ड और थॉमसन और बोर मॉडल से भी एडवांस हो। वो कैसे, मैं बताता हूं। ये है एक एटम, ठीक है, और ये है इसका न्यूक्लियस, मतलब एटम का पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, जो एटम का क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है कि एक एटम ऐसा होता है, लेकिन उसने क्या बोला कि एटम ऐसा होता है, यानी उसने एक गलती तो ये कर दी कि उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि गलत था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बीच में छोटे से पार्ट में रहता है। और इसको कौन प्रूव करके बताएगा? ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, अब मुझे एक बताओ, आप जो एटम के बारे में जानते हो उसमें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो भैया ये तो गलत है। इसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से मोशन में नहीं है, कोई मोशन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो भैया ये मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा थॉमसन मॉडल। अभी हमें पढ़ना है, मैं इसको रफ करो, आप नोट कर देना इसको। ठीक है, अब रदरफोर्ड की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक थे, उनको ध्यान में रख करके रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें कुछ इस तरीका का जुगाड़ था। क्या था इसमें जुगाड़? सुनना। उन्होंने एक थीन गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? थीन, एक मिनट, थीन गोल्ड फॉइल कहां पे है? ये रही। उन्होंने एक थीन गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, और इस थीन गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन होती है, और इस स्क्रीन पर लगा होता है, इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की क्या होती है? कोटिंग होती है। अभी जिंक सल्फाइड क्या है? ये जिंक सल्फाइड है जिंक सल्फाइड है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। क्या है? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ये हो गया। अब इस जो थिन गोल्ड फॉइल है, इससे कुछ दूरी पर यहां पे होता है एक अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलने वाले हैं। क्या निकलने वाला है? हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल निकलने वाले हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल
क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। और इस गोल्ड फॉइल और इस अल्फा सोर्स के बीच में एक होती है लेड प्लेट। क्या होती है? लेड प्लेट। ये लेड प्लेट होती है और ये इस तरीके से का क्या था, इनका एक जुगाड़ था। अब यहां से सवाल क्या बनता है? सवाल सुनना पहले। पहला सवाल ये कि ये जिंक सल्फाइड, ये जो जिंक सल्फाइड है जो लगा है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये क्या काम करेगा भाई? यहां से अल्फा पार्टिकल आएंगे, इससे टकराएंगे और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है जब ये अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से टकराएंगे तो वहां पे एक चमक उत्पन्न होगी, ब्राइट स्पॉट बनेगा। तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ कुछ टकराया है। ठीक है। दूसरा सवाल यह बनता है कि हम यहाँ पे ओनली गोल्ड फॉइल ही क्यों लेते हैं? लिथियम फॉइल भी ले सकते हैं, कोई दूसरा मेटल भी ले सकते हैं, गोल्ड फॉइल क्यों ले सकते हैं? क्यों लिया उन्होंने? तो देखो, रदरफोर्ड को एकदम थीन मेटल लेयर की जरूरत थी। कैसी? थीन मेटल लेयर की जरूरत थी। तो थीन मेटल लेयर के लिए उन्होंने गोल्ड को चुना, पहली बात। दूसरा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया है और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये एनर्जी ज्यादा है और उसको अपने रिजल्ट एकदम एक्यूरेट निकालने हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए कि जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे वो एक भी अल्फा पार्टिकल के साथ ना तो कोई रिएक्ट होना चाहिए और ना उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। क्लियर? तो दो वजह से उन्होंने इसको काम में लिया। अब तीसरा सवाल ये कि यहाँ पे लेड प्लेट क्या काम करती है? सुनो, लेड जो है, लेड मेटल, लेड, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल इस प्लेट से पास आउट नहीं हो पाते, इससे नहीं गुजर सकते। अब तो फिर इसको काम में लेना क्यों है वो सुनो भाई। हम ले रहे हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से क्या निकलने वाला है? अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है और अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा हो ना तो वो कंट्रोल में नहीं रहती, उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। और दूसरा, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसके कांटेक्ट में आ गया तो भैया कैंसर हो सकता है। ठीक है, हमें उससे बचना है, उसमें म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे अब इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से देखो ये ऊपर वाले अल्फा पार्टिकल इससे नहीं गुजर पा रहे, ये वाले पार्टिकल नहीं गुजर पा रहे। यहाँ पे जो ये होल बना हुआ है सिर्फ यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो इसके दो काम है, एक तो ये अल्फा पार्टिकल को गुजरने नहीं देते, दूसरा ये अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल पर फोकस करने का काम करते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट जो भी होगा उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक्यूरेट मिले। ठीक है, तो ये था अपना जुगाड़। ठीक है, मैंने देखो लिख रखा है यहाँ पे, इट फोकस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ गोल्ड फॉइल। ठीक है। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कि कौन सा पार्टिकल किस वजह से ऊपर जा रहा है, कौन सीधा जा रहा है, कौन वापस जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल का एक एटम पकड़ा और उसको पकड़ के लाया मैंने नीचे। ये रहा, ये क्या है? ये है एटम। क्या है? एटम। और मैंने यहां पे क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की इस एटम पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। मैंने नहीं की, रदरफोर्ड कर रहा है। ठीक है, ये हो गई अल्फा पार्टिकल की फायरिंग। ये है अल्फा पार्टिकल की फायरिंग, ये अल्फा रेज है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया,
इस एटम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की फायरिंग स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग स्टार्ट की तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। उन्होंने 3 चीजें ऑब्जर्व की। क्या क्या ऑब्जर्व किया? एक तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस एटम से किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं होते, सीधे के सीधे गुजर जाते हैं। ये जो पार्टिकल है ये कैसे है? अनडिफ्लेक्टेड। कैसे है? अनडिफ्लेक्टेड। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है, ये तो था पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा उन्होंने चीज ऑब्जर्व की कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एकदम मिनिमम एंगल के साथ क्या होता है? डिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट मिनिमम एंगल। ठीक है, ये कुछ एंगल के साथ क्या होता है? डिफ्लेक्ट होते हैं। मैंने यहां पे लिख रखा, देखो। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सीधे के सीधे चले जा रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं अभी कंक्लूजन में बताता हूं। दूसरी उन्होंने चीज ऑब्जर्व की कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिनिमम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो, इसको जाना चाहिए था तो सीधा, लेकिन ये इस एंगल के साथ क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। ये इस थीटा एंगल के साथ क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। थीटा एंगल के साथ क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स डाले थे, करीबन बोला जाता है, एनसीईआरटी में एक दे रखा है, लाइन दे रखी है कि लगभग उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे फायरिंग की थी। और उन्होंने बोला कि 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। यानी कि 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के फिर से उसी पाथ पे लौट गया। ये उन्होंने बोला तीसरा कंक्लूजन, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा। ठीक है, वापस उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स की इस एटम पर फायरिंग स्टार्ट की तो उन्होंने तीन चीजें ऑब्जर्व की। पहला उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी उन्होंने अल्फा पार्टिकल इस पे डाले थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के एटम से सीधे गुजर जाते हैं। ठीक है, सीधे गुजर जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिनिमम एंगल के साथ क्या हो जाते हैं? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मिनिमम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और तीसरा उन्होंने ये बोला कि 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के फिर से अपने पाथ पे लौट जाता है। ये तीन चीजें ऑब्जर्व की। अब उन्होंने इन तीनों का एक कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? पहले का कंक्लूजन देखते हैं। पहला उन्होंने ये बोला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे गुजर गए। अब तो तुम बताओ वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के कैसे गए? क्योंकि एटम जो है ना, एटम उसके अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है? खाली होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है? खाली होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा है? खाली है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बोला? दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिनिमम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा था? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल।
थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो भैया सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स वापस जाने चाहिए थे। ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे के सीधे वापस अपने ही पाथ पे 180 डिग्री के एंगल से मुड़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ सीधे गुजर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिनिमम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए और एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के साथ डिफ्लेक्ट हो गया। तो हमें इस दूसरे का कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। एक छोटे से एटम के सेंटर में एक छोटे से पार्ट में रहता है, एक छोटे से पार्ट में रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, छोटे से पार्ट में रहता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, एक मिनट, ये तो यहां से जाएगा सीधा, ये भी जाएगा सीधा। ठीक है, यहां पे जो अल्फा पार्टिकल होगा ये वाला, जो इस न्यूक्लियस के जो करीब होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला कि इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरह से फैला हुआ नहीं, एक छोटे से एटम के सेंटर में छोटे से पार्ट में रहता है, जिसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। क्या बोल दिया उन्होंने, उसको न्यूक्लियस बोल दिया। अब भैया न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, और जो आप अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग करवा रहे हो ना, उस पे भी है पॉजिटिव चार्ज। तो भैया इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या हो जाता है, रिपल्सन, यानी अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होने की वजह से ये स्मॉल एंगल के साथ क्या होता है, डिफ्लेक्ट होते हैं, स्मॉल एंगल के साथ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तीसरा उन्होंने क्या बोला था, तीसरा उन्होंने बोला था कि जो भी 20,000 अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहाँ पे इस पर फायरिंग की है, उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल अपने पास से 180 डिग्री के एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होकर के वापस लौटता है। तो उन्होंने इसका कंक्लूजन दिया, उन्होंने ये बताया कि एटम जो ना, एटम उस एटम की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो अगर तुम न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालोगे और एटम का वॉल्यूम निकालोगे तो सबसे कम वॉल्यूम किसका है, इस न्यूक्लियस का। इसका मतलब यहां से सिद्ध हो जाता है कि जो न्यूक्लियस होगा ना, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। देखो कम है, और ये है एटम का वॉल्यूम, कम होता है। ठीक है, दूसरा, अब ये अल्फा पार्टिकल जो है एक, वो 180 डिग्री के से डिफ्लेक्ट होकर क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट एक छोटे से पार्ट में सेंटर में पड़ा है, और सेंटर में पड़ा होने की वजह से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ इस न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है, इससे टकराता है। जैसे ही इससे टकराता है और टकराएगा, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा तो वापस अपने पाथ पे लौट जाएगा 180 डिग्री एंगल के साथ। ठीक है, तो भैया ये है तुम्हारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब कभी एग्जाम में एक सवाल आया हुआ है, क्या सवाल था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज की, उसका रीजन मैंने बता दिया। सवाल यह था कि आप इसमें से, मतलब 4 ऑप्शन थे कि इसमें से कौन सी आप मेटल यूज करोगे जिससे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो, जिसके साथ आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन वहां पे ऑप्शन में गोल्ड फॉइल नहीं था।
बहुत सारी मेटल दे रखी थी, डी ब्लॉक की भी मेटल थी उसमें, एस ब्लॉक की भी थी और पी ब्लॉक की भी थी। तो आंसर वहां पे दिया था डी ब्लॉक की मेटल। तो अगर आपको कहीं ऐसा सवाल मिल जाए जहां पे आपको गोल्ड फॉइल ना मिले तो याद रखना डी ब्लॉक की मेटल भी रदरफोर्ड अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया रदरफोर्ड का अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट। अब आपको मुझे एक चीज बतानी है। क्या क्या चीज बतानी है? जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिनिमम एंगल के साथ जो डिफ्लेक्ट हुए थे, जो मिनिमम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए थे, उस मिनिमम एंगल को हम क्या बोलते हैं? उस मिनिमम एंगल को हम क्या बोलते हैं? उस मिनिमम एंगल को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। ये थीटा, मिनिमम एंगल थीटा, डिफ्लेक्शन एंगल। ये चीज केमिस्ट्री में तो नहीं है लेकिन फिजिक्स में दे रखी है, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये दे रखा है, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल है, इस डिफ्लेक्शन एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए उनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है ये साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा बाय 2। तो ये क्या है? थीटा। ये है डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट थीटा एंगल। तो ये जो रिलेशन है आप इसको याद रखना, इस पे सवाल बना सकता है। थीटा देकर के नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का कंपैरिजन करवा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब रदरफोर्ड ने अपने इस ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को मिला करके अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। तो अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये क्या था? रदरफोर्ड का अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखो अभी हमें पढ़ना है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्यों बोलते हैं इसको? रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इसने, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने की वजह से रदरफोर्ड ने, या इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब उन्होंने जो 3 ऑब्जर्वेशन देखे और 3 ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए, और इन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को मिलाकर के उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और एटॉमिक मॉडल में उन्होंने 3 बातें बोली। क्या 3 बातें बोली? सुनना। पहली बात उन्होंने ये बोली कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज या एटम का मास पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के एटम के सेंटर में एक छोटे से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, छोटे से पार्ट में रहता है, उसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। इसलिए उन्होंने उसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। अब मैं आपको न्यूक्लियस की एक छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। क्या? ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा, इस न्यूट्रॉन पर, सॉरी, इस न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन। ठीक है, तो ये 2 इंफॉर्मेशन याद रखना कि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इस प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं, जीरो होता, आपको बताया था मैंने। ये बात बोली इन्होंने पहली बात।
दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये है एटम, यहां बना दो, ये है एटम और ये है न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये बोला कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है जो छोटे से पार्ट में रहता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। और इन्हीं सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट बोला। क्या बोला, ऑर्बिट बोला। ठीक है, अब ऑर्बिट बोला, और साथ ही इन्होंने एक और चीज बोली, ये बोली, क्या बोली, कि जो रदरफोर्ड का जो अल्फा एक्सपेरिमेंट है ना, सॉरी जो एटॉमिक मॉडल है ना, वो सोलर सिस्टम के इक्वल है। कैसे, पहले मैं लिख देता हूं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटॉमिक मॉडल similar to solar system। सोलर सिस्टम कैसे सिमिलर कैसे होता है, तो उन्होंने क्या बोला कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सोलर सिस्टम के सिमिलर होता है। भाई सोलर सिस्टम में दो चीजें हैं, एक है सन और दूसरा क्या है, प्लैनेट्स। एक है सन और दूसरा क्या है, प्लैनेट्स। एक है सन और दूसरा क्या है, प्लैनेट्स। तो उन्होंने बोला कि जो सन है ना, वो एटम के अंदर मिलने वाले न्यूक्लियस की तरह है, यानी न्यूक्लियस के सिमिलर है, और जो प्लैनेट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर है, ये चीज याद रखना। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहता है। कैसे रहता है, बाउंडेड रहता है, और वो भी किसके थ्रू, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। भाई ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव हो रहा है, घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, जो बाउंड होती है, दोनों जो है एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, वो किस वजह से रहते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने मॉडल में ये तीन बातें बोली। क्या बोली, फिर से बता देता हूं। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज और एटम का मास पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है, एक छोटे से सेंटर में रहता है, जिसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस, पहला। दूसरा उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, और उन सर्कुलर पाथ को उन्होंने बोल दिया ऑर्बिट। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये बोला कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है ना, वो सोलर सिस्टम के सिमिलर है। कैसे, सोलर सिस्टम में दो चीज होती है, एक होता है सन और दूसरा होता है प्लेनेट। तो सन है वो अपनी जगह पे फिक्स है, प्लेनेट क्या करता है, इस सोर्स के, सॉरी सन के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसकी तरह, अगर ये नाभिक है, यानी ये किसके सिमिलर है, न्यूक्लियस के सिमिलर है, और प्लैनेट्स किसके सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन के। किस तरीके से, जिस तरीके से इस सन के सराउंडिंग प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सोलर सिस्टम के क्या है, सिमिलर है। तीसरी उन्होंने क्या बोला, तीसरा उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, वो दोनों आपस में कैसे रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। बाउंडेड रहते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो भैया ये है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो भैया ये हुआ हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।